सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता, तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा खुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है, कृपा करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। वहां जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल ना होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा खुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस, अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है, शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सबने बस ईंटें ही लाकर रखी हैं, किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो अब खाना भी ना खाएं क्या? इतना कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा, जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा, कृपा करें। लगता है नया बंदर मिल गया, ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बड़ी कृपा होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए, सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमें इतना संभाल दिया, हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने 1 महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहाँ कहा था कि पैसे दूंगा, मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है, कृपा करें और हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं,
उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद हमारी किस्मत बहुत खराब है। हमने क्या पाप किया है भगवान जाने। हमें ये सजा क्यों मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो न खाने को खाना है, न रहने की कोई जगह है। कुछ दूर और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। हट जा, हट हट। गोपाल उन सुअरों को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम न होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ये लो, ये उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपने शक्तियों के माध्यम से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर। इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि विशाल था। देखते ही देखते गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो। इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं, वहां एक मायावी चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़े हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आंखों को निकालते हैं। मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा। बहुत दूर एक सुंदर गांव था। गांव में छुटकू नाम का मछुआरा रहता था।
छुटकू नदी में झींगा और मछली पकड़ने का काम करता था। छुटकू दिन भर मेहनत करके झींगे मछलियाँ पकड़ता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। फिर वो अपनी पत्नी मालती के लिए रबड़ी और मिठाई लेकर घर लौटता। मालती, स्वीट हार्ट, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अभी आती हूँ जानू। छुटकू और मालती में बहुत प्रेम था। छुटकू मालती के लिए रबड़ी मिठाई लेकर आता तो मालती भी छुटकू के लिए रोजाना कोई न कोई स्वादिष्ट पकवान बनाती। दोनों होने वाले बच्चे की तैयारी कर रहे थे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम भी पीहू रखेंगे। और लड़का हुआ तो उसका नाम मोलू रखेंगे। एक दिन मालती ने छुटकू से कहा, आप दिन भर घर पर नहीं रहते, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ और दूरदर्शन पर कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आता। एक डिश टीवी लाकर दे दीजिए ना। डिश टीवी? सचिन चाचा का लड़का आकाश डिश टीवी लगाने का काम करता है। मैं उससे डिश टीवी लगाने के लिए कह दूंगा। कौन सी कंपनी की डिश टीवी अच्छी है वो जरूर जानता होगा। कुछ दिनों बाद छुटकू और मालती के घर एक अच्छी कंपनी की डिश टीवी लग गई। छुटकू के पड़ोस में बबलू नाम का आदमी रहता था। बबलू और उसकी पत्नी विमला दोनों महा आलसी थे। विमला, उठ जा और मछली भात बना ले, बहुत भूख लग रही है। तुम उठ जाओ और मछली भात छुटकू भैया के घर से मांग लाओ। थोड़ा रोने धोने का नाटक कर देना। बबलू छुटकू के घर पहुंचा और बोला, छुटकू भैया, मुझे और मेरी बीवी को बहुत भूख लग रही है। बचा खुचा खाना ही दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। परेशान ना हो बबलू भाई, हमारे घर चावल भी रखे हैं और ताजी मछलियाँ भी हैं। दोनों ले जाओ और पका लेना। नहीं छुटकू भैया, पका हुआ खाना हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे घर एलपीजी भी खत्म हो गई है। ठीक है बबलू, मैं अभी तुम्हें पका हुआ खाना ला कर देता हूँ। छुटकू और मालती का स्वभाव दयालु था, इसलिए आलसी बबलू और विमला उनका खूब फायदा उठाते थे। बबलू घर पहुंचकर विमला से बोला, छुटकू भैया के घर नई डिश टीवी लगी है। मालती टीवी पर बहुत बढ़िया फिल्म देख रही थी, फूल और कांटे। वे दोनों टीवी पर फिल्म देखें और हमारे घर दूरदर्शन देखने के लिए टीवी तक नहीं है। कितनी नाइंसाफी है। तुम किसी तरह छुटकू के घर से टीवी चुरा लाओ, तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन मालती तो पूरे दिन घर पर रहती है, मैं टीवी चुराऊंगा कैसे? मैंने मोहल्ले की औरतों से सुना है कि अगले महीने मालती की बहन की शादी है। वही मौका होगा टीवी चोरी करने का। अगले महीने छुटकू और मालती शादी में चले गए तो बबलू ने उनके घर का ताला तोड़कर टीवी चुरा ली और बिल्कुल वैसा ही ताला दरवाजे पर लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो कि घर में चोरी हुई है। कुछ दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि टीवी घर में नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हुई है, हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। थाने के चक्कर में पड़ना बेकार है, मैं तुम्हें दूसरी टीवी ला दूंगा। अभी बहन की शादी में इतना खर्चा किया है, अब नई टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। छुटकू ने दूसरी टीवी खरीद ली। उधर बबलू और विमला दूरदर्शन पर आ रहे प्रोग्राम से बोर हो चुके थे। तुमने गलती की, तुम्हें डिश टीवी चुरा कर लाना चाहिए था। ठीक कहा, मैंने गलती कर दी, मैं अभी गलती सुधार कर आता हूँ। बबलू फिर मछली भात मांगने के बहाने छुटकू के घर पहुँच गया। और छुटकू भैया, आपकी साली की शादी ठीक से तो हो गई ना? हाँ बबलू भाई, शादी तो ठीक से हो गई, लेकिन किसी ने हमारा टीवी चुरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल गांव में बहुत चोर उचक्के हो गए हैं। आपको हमें बता कर जाना चाहिए था, हम जरूर आपके घर की रखवाली करते। बात तो ठीक कही, अगर मैं तुम्हें बता कर जाता तो शायद चोरी नहीं होती। भैया, हमारे घर पे अनाज खत्म हो गया है, क्या कुछ मछली भात मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। बबलू ने देखा कि छुटकू के घर में टीवी आ गई है। उसका मन जल भुनकर रह गया। बबलू ने तुरंत जाकर अपनी बीवी को बताया। अभी अभी टीवी चोरी हुई और इतनी जल्दी नई टीवी आ गई।
क्या बात कर रहे हो? नई टीवी अभी देख कर आ रहा हूँ। किसी तरह छुटकू की डिश टीवी चुराने की योजना बनाओ। तू चिंता मत कर, मैंने छुटकू के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो जब भी बाहर जाए घर को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जाए। एक दिन मालती के भाई का एक्सीडेंट हो गया। बबलू जरा दरवाजा तो खोलना। क्या हुआ छुटकू भैया, इतनी रात को क्या काम आ गया? बबलू, मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया है। मैं 2 दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा हूँ, जरा घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ छुटकू भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर क्या था, बबलू ने मौका देखकर रात में छुटकू की डिश टीवी खोलकर अपने घर रख ली। 2 दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डिश टीवी गायब है। छुटकू तुरंत बबलू के घर गया। छुटकू भैया, कल दिन में मैंने और मेरी पत्नी ने मछलियाँ पकड़ने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए हम लोग रात में गहरी नींद सो गए थे। पता नहीं कौन कमबख्त आपकी डिश टीवी खोल कर ले गया। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। छुटकू निराश होकर नदी में मछलियाँ पकड़ने चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। छुटकू हमेशा उन साधु महाराज के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। उस दिन भी छुटकू ने ऐसा ही किया, लेकिन छुटकू अपने चेहरे पर आने वाली निराशा को छुपा नहीं पाया। क्या हुआ बालक, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बाबा जी, पहले मेरे घर चोरी हुई तो किसी ने टीवी चुरा ली, अब दोबारा चोरी हुई तो डिश टीवी चुरा ली। पता नहीं हमारे घर क्यों बार बार चोरियां हो रही हैं। मेरे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बार बार नई चीजें खरीदने के लिए पैसे कहां से आएं? साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से छुटकू को एक डिश टीवी दी। ये एक जादुई डिश टीवी है जो अच्छे लोगों को पुरस्कार और बुरे लोगों को दंड देती है। तुम इसे अपने घर ले जाकर टीवी में फिट कर लो और फिर देखना ये कैसा कमाल दिखाती है। छुटकू ने वो जादुई डिश टीवी अपनी टीवी में फिट करके छत पर लगा दी। जैसे ही छुटकू ने टीवी खोली, टीवी से ढेर सारा सोना निकल पड़ा, जिससे छुटकू तुरंत ही करोड़पति बन गया। जब ये बात बबलू और विमला को पता लगी तो दोनों तुरंत जादुई छतरी मांगने आ गए। मुझे माफ कर दो छुटकू भाई, मैंने ही तुम्हारी टीवी और डिश टीवी चुराई थी। चाहे कुछ भी सजा दो, लेकिन बस एक बार अपनी जादुई डिश टीवी हमें दे दो। हम भी करोड़पति बनना चाहते हैं। छुटकू के दयालु दिल ने बबलू को एक दिन के लिए जादुई डिश टीवी दे दी। लेकिन बबलू ने जब जादुई डिश टीवी को अपनी टीवी में फिट करके टीवी ऑन की तो टीवी से ढेर सारे जानवर, शेर, चीता, भेड़िया बाहर निकलने लगे, जो बबलू और विमला के पीछे पड़ गए। बबलू और उसकी पत्नी अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर भाग गए और डर के मारे महीनों तक वापस नहीं लौट पाए। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा एक समृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें एक बार जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकाला जा सकता था। पिताजी जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले पूरे शहर में पनीर बेचा करते थे। पनीर बेचकर मेरे पिता काफी अमीर हो गए। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के बारे में पता चल गया। भूपेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हें जंगल में कोई पनीर घर मिला है। हाँ मुखिया जी, मिला है, और उसी से मैं इतना अमीर हो पाया हूं। अब दौलत के मामले में कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। पूरी तहसील में जितनी भी डेयरियां हैं उन सबको मैं ही पनीर सप्लाई कर रहा हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने पिताजी से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया।
हालांकि पिताजी गांव के आसपास ही मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर काम चलाते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। पिताजी, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी दिन जग्गू के परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाती। पिताजी, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू हूँ। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? चला जा यहाँ से, वरना अभी अपने नौकरों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेरी मेहरबानी समझ। इससे पहले कि मुखिया अपने आदमियों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला डालकर अपने आदमियों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में घुस गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस दिन जग्गू के परिवार का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो अचानक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे डर के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देख कर आ रहा हूँ। नौकरों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के दोनों नौकर जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने पिता को इस तरह पिटते हुए नहीं देख पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के आदमियों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! पिताजी, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की तरफ भागे। मुखिया के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुखिया के दोनों आदमी घायल शेरों की तरह जग्गू और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पापा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर दिखाई दिया। तीनों लोग पनीर के घर में घुस गए। इससे पहले कि मुखिया के आदमी पनीर घर तक पहुंचते, पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का स्वागत है। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पुराने पनीर घर हो जो मेरे पिताजी को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से मना किया था, मेरे द्वारा कमाई गई दौलत का दिखावा मत करना। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे बारे में पता चल गया और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती मत करना जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बिना बताए किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया।
पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। लग रहा है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर बेचने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही बेचेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों अपना सिर घायल कराकर चले आए और कह रहे हो कि वे तीनों अचानक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने आदमियों को जंगल के बाहर पहरे पर लगा दिया। मुखिया के आदमियों ने देखा कि जग्गू, राजू और मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछली बार तो वो पनीर घर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले दिन जैसे ही जग्गू का परिवार जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। लगता है तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नौकरों, इसके बच्चों को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। नौकरों, इन लोगों को पेड़ से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके आदमी पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ! कोई मुझे बाहर निकालो! मेरी सांस रुक गई है, मेरा दम घुट रहा है। पहले जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के परिवार को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी आदमी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके आदमियों ने जग्गू, राजू और मिनी को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए।